हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है आपका वो है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। अब इसके पहले ही आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमने ये पढ़ा कि ऐतिहासिक रूप से कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम उसी चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। उसमें हम पढ़ेंगे जैसे पूरे कंप्यूटर के विकास क्रम को अलग अलग भागों में बांटा गया है, उसी को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अब इसमें क्या है कि अलग अलग जनरेशन में अलग अलग कंप्यूटिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ और अलग अलग जनरेशन जो है अलग की जाती हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी जो उन्होंने इस्तेमाल किया था। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे टेक्नोलॉजी को बदलते हुए, हर जनरेशन में टेक्नोलॉजी बदली है और बदलने का प्रभाव क्या हुआ कि जो डिवाइसेस थे वो छोटे होते गए, स्पीड उनकी बढ़ती गई और वो सस्ते होते गए, पावरफुल होते गए। मतलब जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे डिवाइसेस की साइज़ छोटी होगी, मेमोरी साइज़ बढ़ेगी, कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी उनकी और वो साइज़ में छोटे होते जाएंगे। ये सब अच्छी चीज़ें हैं जो कि आगे चल कर और सस्ते भी होते जाएंगे। आगे अगर हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से आगे चलें तो पहला स्टेप आपको मिलेगा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1940 से 1956 तक था। तो फिलहाल हमको टाइम पीरियड याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी किताबों में बहुत सारे डेवलपर्स ने, बहुत सारे राइटर्स ने अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दिया है। थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है इसमें। तो फिलहाल मोटे तौर पर आप याद रख लें कि 1940 से 1956 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड था। सबसे पहले इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था उसको हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल इसके सर्किट को डिज़ाइन के लिए करते थे और मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल मेमोरी के रूप में करते थे। इसकी ड्रॉबैक्स क्या थी? इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स थी कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता था, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, लॉट्स ऑफ काफ़ी हीट जनरेट करता था, जिसकी वजह से माल फंक्शनिंग होती थी। मतलब हीट काफ़ी जल्दी गर्म हो जाते थे, बिजली बहुत खपत करते थे। तो ये सारी इसकी ड्रॉबैक थी और ये पूरी तरह से एक समय में एक बार में एक ही समस्या को सॉल्व कर सकता था, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना कर सकता था। और ये डिपेंड करता था पूरी तरह से मशीन लैंग्वेज पर। आगे चल कर के आप मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। मशीन लैंग्वेज जो होता है वो उस लैंग्वेज को कहते हैं जो आपकी मशीन या कंप्यूटर समझ सकता है। कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा को समझ सकता है और वही मशीन लैंग्वेज थी। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझा जा सकता था मशीन के द्वारा। तो इसमें तो बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी। इस समय के कंप्यूटर्स जो थे वो बड़े बड़े हॉल्स में या बड़े बड़े मैदानों में रखे जाते थे, इतनी बड़ी साइज़ होती थी। तो उस समय के कंप्यूटर अगर होते तो आज के समय में कंप्यूटर का विकास इतना बड़ा नहीं हो सकता था। यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में था, जो इनपुट था वो पंच कार्ड पर और पेपर टेप पर बेस्ड होता था और जो आउटपुट होते थे वो प्रिंट आउट्स में ही आपको दिखाई देते थे। कभी आपको इस तरह से नहीं हो सकता था, स्क्रीन टाइप कोई चीज़ उस समय अस्तित्व में नहीं थी। वो प्रिंट आउट आपको मिलता था जिसमें कि आप रिजल्ट देख सकते थे। यूनिवैक और इनियैक ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। ये दोनों इनियैक और यूनिवैक, UNIVAC और ENIAC, ये दो कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं जो फर्स्ट जनरेशन में बनाए गए थे। अब सेकेंड जनरेशन का टाइम आता है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था 1956 से 1963 तक, 1956 से 1963 तक, 1956 टू 1963। यहाँ पर क्या हुआ, इस जनरेशन में आकर के वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर्स के द्वारा। ट्रांजिस्टर्स की वजह से आपके कंप्यूटर छोटे हुए, सस्ते हो गए थोड़ा और तेज गति से काम करने लगे पहले की तुलना में। अब लेकिन यहाँ पर भी समस्या थी कि आज भी वो पंच कार्ड पर डिपेंड करते थे इनपुट के लिए और आउटपुट प्रिंट आउट्स के रूप में ही मिला करते थे। अब यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हो गया कि एक नई तरह की लैंग्वेज आई जिसको कि हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज में कुछ कोड्स का इस्तेमाल होता था प्रोग्रामिंग करने के लिए। आगे चल करके आप लैंग्वेजेस के बारे में जब पढ़ेंगे तब विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा और इसके अलावा कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोर्ट्रान, फार्मूला ट्रांसलेशन, ये स्पेसिफिक पर्पस लैंग्वेज थी, मतलब स्पेशल पर्पस लैंग्वेज थी। कोबोल का बिजनेस ओरिएंटेड था और फोर्ट्रान साइंटिफिक यूज़ के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई थी। तो ये भी इस्तेमाल होने लगी थी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। आपको याद क्या रखना है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता था, ये जरूर याद रखना है। अब हम इसके आगे अगर चलेंगे तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इस्तेमाल हुए।
स्टार्ट हुए। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है जो बताया जाता है वो 1964 से 1971 तक, 1964 से 1971 तक टाइम पीरियड है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या परिवर्तन हुआ भाई? थर्ड जनरेशन बहुत बोरिंग होता है इसको पढ़ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा। आवश्यक है, कुछ चीज़ें ही आपको याद करनी है, बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि इतिहास टाइप लिखा तो इतिहास टाइप उनको याद करना है, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं वो दिमाग में रह जाएं, इस हिसाब से पढ़िएगा। इसका नोट्स भी आपको मिलेगा। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल होने लगा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स फुल फॉर्म होता है उसका। ट्रांजिस्टर्स की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल होने लगा। अब यहाँ पर ये जो होते थे ट्रांजिस्टर जो होते थे वो छोटे होते थे काफ़ी साइज में, सिलिकॉन चिप्स पर बने होते थे जिनको नॉर्मली सेमीकंडक्टर्स कहते थे। इनकी सेमीकंडक्टर्स की वजह से क्या हुआ कि आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई और जो इसकी इफिशियंसी थी यूज़ करने की वो भी बढ़ गई। अब यहाँ पर पंच कार्ड और प्रिंट आउट्स की जगह पर कीबोर्ड और मॉनिटर्स का इस्तेमाल होने लगा। पंच कार्ड का इस्तेमाल पहले के समय में फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में इनपुट के लिए हो रहा था और प्रिंट आउट्स का इस्तेमाल आउटपुट देखने के लिए हो रहा था। लेकिन इस जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में आकर के कई बार पूछ देता है कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में कि किस जनरेशन में कीबोर्ड्स का इस्तेमाल पहली बार हुआ, तो थर्ड जनरेशन वो पहली जनरेशन है 1964 से 1971 के बीच जिसमें कीबोर्ड का और मॉनिटर्स का इस्तेमाल पहली बार हुआ। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इसकी वजह से कीबोर्ड और प्रिंट मॉनिटर्स की वजह से आपके कंप्यूटर की जो एक्सेसिबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ गई और लोगों की, मतलब सामान्य जनता की पहुंच तक हो गई। वो कीबोर्ड से इनपुट कर सकते थे और मॉनिटर्स पर अपने आउटपुट को देख सकते थे। अब इस समय में आईसीस की वजह से कंप्यूटर के अंदर ये कैपेबिलिटी भी आई कि वो उनके साथ, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगे थे तो उनके अंदर ये कैपेबिलिटी आ गई कि वो एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को भी रन करा सकते थे। इसके बाद फोर्थ जनरेशन का टाइम आता है, वो है 1971 से आज तक। ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड है। फिलहाल फिफ्थ जनरेशन भी है तो आगे पढ़ेंगे उसको क्या होता है। 1971 से जो स्टार्ट हुआ और आज तक जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब फोर्थ जनरेशन, चौथी जनरेशन के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कहे जाते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल हुआ। माइक्रो प्रोसेसर मतलब VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, इनका इस्तेमाल होने लगा। और इसमें ऐसे कंप्यूटर्स भी बनाए गए जो कि एक हथेली पर सेट हो सकते थे, मतलब साइज मिनिमम हो गई, साइज को घटाने की आवश्यकता नहीं रह गई इस जनरेशन में। और इसके अलावा स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो गई, स्पीड सुपर कंप्यूटर्स भी बने हैं इसी जनरेशन में। आप लोगों ने सुना होगा इंडियन सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम सीरीज है इंडियन सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर्स एक किसी टास्क को काफ़ी तेज गति से कर सकते हैं जो कि आपकी कल्पना से परे है। तो फिलहाल स्पीड भी मैक्सिमम जितनी चाहिए उतनी हो गई, अभी भी बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग पर काम हो रहा है तो उस पर भी काम हो रहा है कि और भी तेज हो सके ये स्पीड, ये प्रोसेसिंग स्पीड तेज हो सके। आपका कंप्यूटर की साइज़ काफ़ी छोटी हो गई, ऐसे कंप्यूटर भी आ गए जिनको आप हथेली पर रख सकते हैं। अब इससे छोटा क्या बनाएंगे आप? इससे छोटा ऐसा कंप्यूटर तो हम बनाएंगे नहीं जिसको मैग्नीफायर ग्लास से देखना पड़े, फ़ायदा क्या होगा फिर, है ना। और जो मेमोरी है कंप्यूटर की वो भी मैक्सिमम जितनी होनी चाहिए उतनी बढ़ चुकी है। और अगर और भी बढ़ाने की आवश्यकता है तो बहुत सारे एक्सटर्नल मेमोरी के डिवाइसेस हैं जिसका इस्तेमाल करके मेमोरी को आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। 1981 में IBM ने पहला होम यूजर्स के लिए कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया और 1984 में एप्पल ने मैकिंटोश को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से घर घर में ये कंप्यूटर धीरे धीरे इस्तेमाल होने लगे, छोटे छोटे कंप्यूटर्स इस्तेमाल होने लगे। असल में फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता अगर हम कहेंगे तो वो है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप विंडोज़ देखते हैं, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और इसका जो इन्वायरमेंट है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसलिए बहुत सारे लोग जो कि कंप्यूटर के बारे में कुछ भी ना जानते हों उनको भी अगर कंप्यूटर खोल के दे दिया जाए तो उस पर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें पिक्चर के फॉर्म में दिखाई देती हैं। ये फोर्थ जनरेशन का सबसे बड़ी एडवांटेज थी कि वहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। क्या याद रखेंगे? फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा था। थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ हो रहा था? IC। माइक्रो प्रोसेसर मतलब VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, या VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में चारों जनरेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं ये आपको जरूर याद होने चाहिए। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स। थर्ड में ICs। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर या VLSI। तो ये फोर्थ जनरेशन हो गया। अब जो फिफ्थ जनरेशन है ये असल में प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, मतलब आगे आज भी जो चल रहा है उस पर काम चल रहा है और आगे भी इस पर काम हो रहा है।
इसका मुख्य बेस क्या है? जैसे फोर्थ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पर हम काम कर रहे हैं, आज के समय में तो हम उसके डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, उसको विकसित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसका आधार क्या है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने नाम सुना होगा, जैसे रोबोटिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब भविष्य में आने वाले कंप्यूटर्स हैं। भविष्य में इस तरह के कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे जो कि इस पर पूरी तरह से कार्य कर सकें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी तरह कार्य कर सकें। हम जैसे डिसएडवांटेज जब पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि कंप्यूटर कुछ सोच समझ नहीं सकता। तो सही बात है, कंप्यूटर कुछ सोच समझ नहीं सकता। तो आज के समय में हम जो मशीन फिफ्थ जनरेशन की बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो ऐसी मशीनें बनाने का प्रयास हो रहा है जो अपने निर्णय खुद से ले सकें। कुछ निर्णय जो उनको आवश्यकता हो, वैसे कार्य वो खुद से निर्णय ले सके। तो ऐसे कंप्यूटर बन जाएंगे जब वो जो खुद से निर्णय ले सके, तो हो सकता है उनको आपकी भी आवश्यकता ना हो। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में कुछ तो बेसिक्स पर काम हो ही रहा है और बहुत सारे यूज़ में भी होने लगे हैं। जैसे वॉइस रिकॉग्निशन टेक्निक्स जो आप देखते हैं, जो आवाज़ को पहचानने वाली टेक्निक है, वो आपकी फिफ्थ जनरेशन का ही एग्जाम्पल है। इसके सारे डिवाइसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं। IoT पढ़ा होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके नियंत्रित की जा सकती हों। आपने ऐसे बल्ब देख लिए जो कि स्मार्ट बल्ब्स हैं, या ऐसे टीवीज़ देख लिए जो स्मार्ट टीवीज़ कही जाती हैं, जिसमें कि आवाज़ के आधार पर बोल करके हम कोई भी काम कर सकते हैं। एयरटेल एक्सट्रीम का विज्ञापन देखा टीवी में आपने, जिसमें बोलता है कि प्ले HD TV HD सिनेमा ऑन यूट्यूब, और वो स्टार्ट हो जाता है। अलेक्सा सुना है आपने? ये सब जो एग्जाम्पल हैं, ये सब आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं जिन पर इस समय काम हो रहा है। और फिफ्थ जनरेशन में ऐसे कंप्यूटर्स भी बनाए गए जो कि पैरेलल कंप्यूटिंग, एक समय में एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं आसानी से। और क्वांटम कंप्यूटेशन, मॉलिक्यूलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब एग्जाम्पल हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के, जिस पर कि अभी डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं और काम चल रहा है इस पर। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में हमें और भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें याद क्या रखना है आपको? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में क्या इस्तेमाल होता था। फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में ICs इंटीग्रेटेड चिप्स, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर या VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।